नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर एम शाहुल हमीद, हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप, इसके अंतर्गत सप्ताह 8 व्याख्यान 38 में अनुवाद के प्रकार, अनुवाद के आयाम 2 के अंतर्गत वाणिज्य भाषा और अनुवाद समस्याएं एवं समाधान पर आज आप लोग व्याख्यान सुनेंगे। वैश्वीकरण, स्वतंत्रता, औद्योगिक विकास, बाजार अर्थव्यवस्था का विकास जैसे कारकों के कारण व्यापार और उद्योग के उद्देश्य से संबंधित और सामाजिक भाषा का विकास हुआ। इसके साथ ही व्यापार शिक्षा का विकास, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और डाक सेवा के विस्तार और विकास के क्षेत्र में भाषा का महत्व बढ़ा। इन उपयोगी क्षेत्रों के विकास में अधिक आत्मचेतन, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति और रोजगार के अवसरों का सृजन जैसे विशेष भूमिकाएं हैं। इस संदर्भ में व्यापार और औद्योगिक भाषा एक विशिष्ट उपयोग के रूप में विकसित हुई है। वास्तव में व्यापार और वाणिज्य के तहत बिक्री और खरीद के अलावा वस्तु या उत्पादों का उत्पादन स्थल से उनके उपभोक्ताओं तक पहुंचने के हिस्से भी शामिल हैं। इसके कारण व्यापार क्षेत्र में कर्मचारियों की नियुक्तियां, स्थानांतरीकरण, सेवा नियम और अन्य मध्यस्थ संबंधों में प्रबंध, अनुबंध, समझौता, सरकारी नियम जैसे तत्व शामिल हैं। व्यापार और इसके वितरण संचार को व्यवस्थित रूप से संभालने में बैंकिंग, परिवहन, बीमा, विज्ञापन, बाजार की लेखा-जोख, वृद्धि घटाव को दर्शाने वाले बाजार समाचार जैसे चीज़ें की भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता वस्तु जो है उनको प्राप्त होनी है, तो उन वस्तुओं का वेचन आसान हो जाता है। तो इस संदर्भ में व्यापार और उसकी भाषा को निम्नलिखित प्रकार से साझा जा सकता है। व्यापार और वाणिज्य में भिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं। इसके कारण उसके लिए शब्दावली अद्वितीय है और उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन के आधार पर इसकी संरचना व्यक्तिगत या विशिष्ट होती है। अब हम यहाँ देखें कि व्यापार हो या फिर वाणिज्य हो और वाणिज्य से संबंधित उद्योग और उद्योग से संबंधित जो है उसका वितरण, व्यापार की सामग्रियों का वितरण, बाजार, उसे संबंधित बीमा, विज्ञापन, बैंकिंग, परिवहन और बहुत सारे पत्राचार, लेखा-जोखा, ये सब सम्मिलित होते हैं वाणिज्य भाषा में। अब रोजगार से संबंधित पत्रावली, ऐसा है कि जब वाणिज्य कोई कंपनी खुलती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा क्षेत्र खुल जाता है। जैसे उस कंपनी का बीमा, उस कंपनी के कर्मचारियों का बीमा, उन कर्मचारियों की नियुक्ति, उसके उत्पादक के जो है विज्ञापन, फिर उसको बाज़ार में वितरण, फिर बाज़ार से जो है उसको जो है जो खरीदार है उन तक पहुंचाना और ख़रीदार को उसकी जो है सूचनाएं देना, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। और उसमें बैंक से संबंधित, जैसे उसने लोन भी लिया उसके लिए, तो फिर उसमें जो है सबकी जो है वेतन जा रहे हैं कर्मचारियों के, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें वाणिज्य को लेकर है। व्यापार शब्दावली में आमतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के ऋण, संतोष, उपयोग, वस्तु जैसे शब्द होते हैं और क्षेत्र, विश्वास, ऋणदाता, धन, दिवालिया, साझेदारी जैसे शब्द भी शामिल होते हैं। वास्तव में व्यापार की भाषा में ऋण केवल ऋण के रूप में नहीं लिया जाता और पूंजी केवल धन के रूप में नहीं लिया जाता, बल्कि वहाँ इसका अर्थ क्षेत्र के आधार पर विस्तृत होता है। ये तकनीकी, अर्ध तकनीकी और गैर तकनीकी हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप देखें, जैसे मैंने आपसे कहा, इतने सारे उसके अंदर जो क्षेत्र खुल जाते हैं, तो वहाँ वो सब शब्दावली, हम अब वहाँ पे एक भाषा, एक शब्द का एक क्षेत्र में उपयोग हो रहा है तो दूसरे क्षेत्र में, जैसे बैंकिंग में ऋण का प्रयोग हो रहा, तो अब कर्मचारियों के लिए क्या होगा?
मजदूरों के लिए क्या होगा? तो और फिर दस्तावेजों में क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके भाषा की शब्दावली हमारे सामने जो है एक चुनौती बनकर आती है। व्यापार की भाषा के वाक्य संरचना में व्यक्तिगत उपयोग में लेन-देन, भेजना, पूछना, चुकाना आदि के लिए आधारभूत रूप से धन होता है। वस्तु जाने वाली जगह पर के लिए और वस्तु आने वाली जगह पर में जोड़ा जाता है। इस तथ्य को एक कंपनी या संगठन से दूसरी कंपनी या संगठन के बीच वस्तु के आदान प्रदान में देखा जा सकता है। इसमें मूल्य सूची, पूछना, शिकायत पत्र, भुगतान आदि उदाहरण जो है हमें रूप में मिलते हैं, जहाँ पे हमें पत्राचार होता है। इस संदर्भ में व्यापार और पेशेवर भाषा के बाजार, विज्ञापन जैसे कई आयाम होते हैं, जिन्हें समझना व्यापार और वाणिज्य भाषा को एक समझाने में जो है एक समझ के समान होता है। तो अब यहाँ पे आप देखे होंगे, आप देखें और आप समझ भी रहे होंगे कि कितने पत्राचार होंगे। बहुत सारे पत्राचार व्यापार में। सिर्फ कोई एक उत्पादन, कोई एक प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, आप डीलरशिप लेके बेच रहे हैं, तो वहीं बहुत सारे पत्राचार हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़े कंपनी को लेकर, ठीक है, जैसे अभी टाटा कंपनी है, बहुत बड़ी, रिलायंस है, और अंबानी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उनके जो उत्पादन हैं वो बहुत हैं। तो यहाँ भाषा, वाणिज्य भाषा की ज़रूरत है। व्यापार में अनुवाद कैसे होता है? व्यापार अनुवाद, व्यापार के विकास और विस्तार के लिए आज इसकी भाषा का महत्व बढ़ गया है। इसके अनुवाद के लाभ भी बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अनुवाद की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। वास्तव में व्यापार साहित्य के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, बीमा, बैंकिंग, लेखा, मानव संसाधन प्रबंधन जैसे उद्योग शामिल हैं। इसलिए विपणन, शेयर, निवेश, ऋणदाताओं और ऋणकर्ताओं के साथ पत्राचार, कारखाने, उत्पादकों के पत्राचार, मध्यस्थ प्रबंध पत्राचार जैसे तत्व व्यापार साहित्य के भाग हैं। इसके अंतर्गत दस्तावेज, आय व्यय, समय रेखा, लाभ आदि के कार्य भी शामिल हैं। इसके आधार पर इसकी प्रस्तुति और संरचना, इसलिए इन अनुवादकों को इनके सामग्री और स्वभाव अद्वितीय भूमिका निभाते हैं। व्यावसायिक साहित्य में व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ बैंकिंग और बीमा संस्था का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इतना विस्तार क्षेत्र है इसका। तो वहाँ अनुवादक, भाई एक अनुवादक नहीं, अनुवादकों की ज़रूरत है। तो वहाँ क्या होता है कि अब हमें शब्दावली, और शब्दावली किस तरह की शब्दावली चाहिए। जैसे बैंकिंग है और बीमा संस्था है, तो यहाँ की शब्दावली कैसी होनी चाहिए? क्योंकि हर कर्मचारी का इंश्योरेंस किया जाएगा, कंपनी का इंश्योरेंस किया जाएगा, कंपनी के जो पैसे के लेन देन है वो बैंक के जरिए से होते हैं, बहुत सारे समस्याएं। इसका साहित्य मुख्य रूप से दो प्रकार होता है। एक सामान्य जनता के लिए लेन देन, जिसमें बचत, पूंजी, निवेश आदि से संबंधित व्यापार है। दूसरा आंतरिक साहित्य, इसमें बैंकिंग और बीमा के आंतरिक साहित्य शामिल हैं, जो लगभग प्रशासनिक स्वभाव के होते हैं। इन दोनों साहित्यों की अद्वितीय प्रकृति है, जिसके अनुसार इनकी प्रस्तुति भी होती है। इन दोनों साहित्यों की अद्वितीय अभिव्यक्ति का अनुवाद करते समय हमें उनके संबंध अर्थ प्राप्त होते हैं। अब यहाँ है कि जो सामान्य भाषा है वो तो ठीक है, जैसे पूंजी है, निवेश है, बचत है, लेकिन बैंकिंग और बीमा संबंधित चीज़ें, कर्मचारियों की जो नियुक्ति संबंधित चीज़ें हैं, जो दस्तावेज होते हैं, वहाँ प्रशासनिक शब्दावली जैसे प्रयोग होता है, क्योंकि वहाँ पे नियम होते हैं। अगर कहीं कोई गलती हो जाए या कहीं कोई जो है नुकसान हो जाए तो वो सीधे न्यायालय जाएगा। अब न्यायालय में वहाँ क्या होता है कि वहाँ आपकी जो है, जो शब्द आपने
प्रयोग किए हैं दस्तावेजों में, जो अग्रीमेंट में जो डालने में, तो वो क्या सही रहे, उसका अर्थ सही बैठ रहा? क्योंकि अगर अर्थ जो है वो कई मायने में है तो फिर नुकसान किसी एक को ज़्यादा हो जाएगा, कंपनी को या फिर जो कर्मचारियों को या मजदूरों को। तो अब इसके कुछ उदाहरण हैं। अब ये उदाहरण वगैरह मैंने जो है कृष्ण कुमार गोस्वामी इनकी पुस्तक से लिया है। नीचे मैं उसके संदर्भ में बताया हूँ इस पुस्तक का नाम। उदाहरण के लिए फिक्स्ड चार्जेस, नियत प्रभार, फिक्स्ड डिपॉजिट, सावधिक जमा, फिक्स्ड प्राइस, निश्चित मूल्य, फिक्स्ड एसेट, अचल अस्तियां, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, नियत विनिमय दर शब्द प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार डेड अकाउंट के लिए निष्क्रिय खाता, डेड स्टॉक के लिए निष्क्रिय माल, डेड लॉस के लिए कुल हानि, डेड वेट के लिए कुल भार, डेड लाइन के लिए अंतिम तारीख, डेड लोन के लिए अशोध्य ऋण आदि विभिन्न शब्दों का प्रयोग। अब यहाँ पे आप ये देखे होंगे फिक्स्ड, फिक्स्ड के लिए नियत, सावधिक, निश्चित, अचल, नियत, फिर दोबारा अब डेड के लिए निष्क्रिय, कुल, अंतिम, अशोध्य। एक ही शब्द है लेकिन डेड, सिर्फ डेड के लिए कई शब्द आ गए, डेड के लिए कई शब्द आते गए, इसलिए इसको उदाहरण को मैंने यहाँ पे दिया। वाणिज्य साहित्य में ब्लैंकेट शब्द अलग अलग शब्दों के साथ समस्त पद के रूप में अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे ब्लैंकेट रेट, सामान्य दर, ब्लैंकेट कवर, व्यापक रक्षा राशि, ब्लैंकेट लोन, कुल ऋण। वाणिज्य क्षेत्र में प्राचीन काल से अनेक शब्दों का प्रयोग आज भी प्रचलित है। इसमें मुख्य रूप से राजस्व, बाजार आदि के शब्द और अभिव्यक्ति का प्रचलन धड़ल्ले से है, हो रहा है। जैसे अब आप देखे होंगे कि वाणिज्य जैसे प्राचीन काल से ही वाणिज्य है। जहाँ से समुद्र का रास्ता निकाला, समुद्र से जो है जब नाव चली तो व्यापार तेजी से बढ़ा है। उसी तरह जहाँ पे जो चक्र है, पहिया है, व्हील है, इसका आविष्कार जब हो गया तो वहाँ से जो है भागदौड़ और बढ़ गई मनुष्य के बीच, क्योंकि पहिया मिल गया। फिर पहिए के साथ जो है जानवर को लगा दिया गया, घोड़ा या कोई ऐसा जानवर जो पहिए से लगा दिया तो वो दौड़ने लगा, तो फिर वो उस पर बैठ के जाने लगा मनुष्य। तो वही पहिए जो हैं आज हमें जो है बस और लॉरी और कई कैसी चीज़ों में प्रयोग हो रहे हैं। और फिर एक रास्ता जो है वो पानी से रास्ता मिल गया, जैसे नाव चलने लगी तो बड़े बड़े जहाज़ जो हैं वो व्यापार के लिए निकलने लगे। तो बहुत सारे अपने जो उत्पादन थे वो दूसरे स्थान पे ले जाके बेचकर, जैसे अरब्स हैं, उन्होंने बहुत सारे, चीन है, चीनी लोग, ये तो यूरोप के लोग, उसी तरह तो भारत आए। तो अब ये वाणिज्य की जो शब्दावली है बहुत प्राचीन है। जैसे क्रेडिट जमा, डेबिट नामा, ऑफ टेक उठाओ, टर्नओवर कुल बिक्री या कुल व्यापार। अब कुछ अंग्रेजी जैसे शब्द आने लगे हैं तो फिर उसमें चेंजेस भी होने लगे, शब्दों का भी प्रयोग होने, जैसे बैंकरप्ट दिवालिया, आउटले परिव्यय, डिबेंचर ऋण पत्र, कोटेशन मूल कथन। तो इसके अतिरिक्त वाणिज्य साहित्य में अंग्रेजी, संकर और देशज शब्दों का भी प्रयोग होने लगा। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में एजेंट, चेक, प्रीमियम, कमीशन, टैरिफ आदि शब्दों का। अब संकरण में जो है गारंटीकृत, शेयर धारक, लाइसेंस सीकरण। और देश शब्द में कुर्की, दलाली, रहन, कटौती, रोकड़ा आदि। कुछ पदबंध अभिव्यक्ति आप अलग अलग अर्थ के लिए जो वाणिज्य व्यापार प्रयुक्त में स्पष्ट किए जाते हैं। जैसे अभी इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये सब इसीलिए दे रहा हूँ कि जैसे हमने पिछले व्याख्यानों में थोड़ा सा अभ्यास हुआ, वैसे अभी वाणिज्य को लेकर ये बहुत अच्छी शब्दावली इस पुस्तक में है।
तो ये थोड़ा सा आपको वाणिज्य अनुवाद के संदर्भ में आपको ये प्रयोग हो रहे हैं, तो ये अच्छे उदाहरण हैं। दूसरा, इसका अभ्यास भी आप लोग करें। तो जैसे वाणिज्य संबंधित अनुवाद आपको मिलेगा, तो फिर उससे आप जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं। बैलेंस इन हैंड, हाथ रोकना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लगी पूंजी। सिलेक्शन ऑफ लीवर, बीमा पत्रों का चयन। नो एफेक्स, रुपया नहीं है। एफेक्स नॉट क्लियर्ड, वसूली नहीं हुई है। कॉल रेट, शीघ्र विधि, ब्याज दर। ऑफ द सेल्फ, स्टॉक वस्तु के रूप में उपलब्ध। रिटायर ए बिल, बिल का भुगतान। नॉक डाउन, बोली खत्म करना। बॉटल नेक, रुकावट। लो जेस्टेशन पीरियड, अल्प परिपक्वत अवधि। वाणिज्य और व्यापार के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द हैं जो सामान्य भाषा में अलग अर्थ देते हैं, किंतु वाणिज्य व्यापार शेयर और बाजार भाव के रूप में उनके लिए एक निश्चित अर्थ निर्धारित है। उदाहरण के लिए बुल और बियर। अब बुल और बियर के लिए शब्द यह है कि एक तो सांड है, एक भालू है, दो शब्द हैं, किंतु शेयर बाजार में वो अलग अवधारणा के लिए विशिष्ट शब्द है। जैसे तेज ढिया और मंद ढिया के अर्थ के लिए। जैसे बुल है तो वो सांड का कोई लेन देन नहीं है उस वस्तु में, उसमें दाम में वृद्धि का संकेत है। इसी प्रकार बेयर, भालू का कोई लेन देन नहीं है, दाम में गिरावट की बात है, जो यहाँ पे उस शब्दावली के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो ये सामान्य अर्थ अलग है, और इसका व्यापार में या वाणिज्य में या उसका जो शेयर मार्केट में या उस उत्पादन के दाम में इसका प्रयोग अलग तरीके से होता है। इसी प्रकार बियर रेड में बाजार भाव गिरना और कम होने के लिए गिरना का काम करता है, लेकिन बियर अकाउंट में मंदी या मंदिड़ा के जोर का अर्थ होता है। जो अब दो किस तरह से उसका, जैसे मैंने आपसे कहा कि बियर, बुल मतलब बढ़ाउती, बियर मतलब घटाउती, गिरना, तो बाजार का भाव गिरना बियर रेड है। बियर अकाउंट में मंदी है या मंद डीए है, तो वो जो है वो उस पर जोर दिया जाता है कि मंदी कैसे। व्यापार साहित्य में संक्षेपण और संकेत अक्सर उपयोग किए जाते हैं। इसके विस्तृत रूप को मूल भाषा में समझकर अनुवाद करते समय यदि लक्ष्य भाषा में संक्षेपण और संकेत प्रदान किए जाएं, तो वो शीर्षक के महत्व और चुनौतियों को उजागर करता है। व्यापार साहित्य की भाषा सामान्यतः तकनीकी, अर्ध तकनीकी और तकनीकी रहित, जिसको हम गैर तकनीकी कहते हैं, इसके अनुसार वाक्य रचना होती है। तदनुसार उसकी वाक्य रचना में जो है, इसमें अनुवादक ज़्यादातर शब्द दर शब्द होगा, जो अनुवादक का जो अनुवाद है वो, लेकिन भावात्मक अनुवाद को नकारा नहीं जा सकता। अब ये हम पहले से ही हम देख रहे हैं कि जहाँ भी शब्द प्रति शब्द या शब्द दर शब्द अनुवाद होता है, वहाँ पे भावनात्मक अनुवाद को हम नहीं कह सकते कि वो नहीं ना हो, तो वहाँ होता है। इसके लिए शर्त होते हैं, अर्थात इसका अनुवाद संबंधित और समझने योग्य होना चाहिए। इसके लिए अनुवादक के पास क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मुहावरेदार प्रयोगों का वाणिज्य अनुवाद करना होगा, जैसे टेक ऑफ स्टेज ऑफ द इकोनॉमी, आर्थिक विकास की उत्थान अवस्था। हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की स्थिति। द कंपनी इज इन द रेड सिंस द लास्ट फ्यू ईयर्स, कंपनी कुछ वर्ष से घाटे में है। फर्टिलाइजर प्रोजेक्शन इज ऑन द एनविल, उर्वरक परियोजना प्रारंभ की जाने वाली है। अब यहाँ पे आप देखे होंगे कि शब्द प्रतिशब्द नहीं है, भाव को लेकर हो रहा। जैसे टेक ऑफ द स्टेज के लिए उत्थान अवस्था। अब हेल्थ के लिए यहाँ पे ये नहीं कहा कि जो है आप जो उसको लेकर बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो बात हो रही है कि स्थिति को लेकर बात हो रही है, स्वास्थ्य को लेकर नहीं बात हो रही है। अब रेड मतलब घाटा है, तो शब्द प्रतिशब्द तो इसमें ज़रूरी है, इसके बिना नहीं हो सकता, लेकिन भाव अनुवाद
को हम ना नहीं कह सकते। निम्नलिखित वाक्यों में अगेन, सपोर्ट, बैंक आदि शब्द अलग अलग वाक्य विन्यास में प्रयोग होने लगे। उदाहरण के लिए, रुपी वैल्यू अगेंस्ट पाउंड हैज बीन स्टेबल फॉर सम टाइम। रुपये और पाउंड की विनिमय दर कुछ समय से स्थिर बनी हुई है। द LIC has earned ₹850 crores this year against 700 crores last year. जीवन बीमा निगम ने पिछले वर्ष में अर्जित 700 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 850 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। गोल्ड इज होर्डेड अगेंस्ट रेनी डेज। सोना बुरे वक्त में काम आने के लिए जमा किया जाता है। चार्ज द बिल अगेंस्ट माई अकाउंट। इस बिल की रकम मेरे खाते से डाल दें। इंटरेस्ट इनकम वॉज हिज ओनली सपोर्ट। ब्याज की आमदनी उसके गुजारे का एकमात्र साधन थी। प्राइस शवर्ड अपवर्ड ट्रेंड ऑन बायर सपोर्ट। खरीदारों की मांग की कीमतों में वृद्धि का रुख दिखाई दिया। बजटरी सपोर्ट विल नॉट एक्सटेंडेड फॉर मेट्रो रेल्स। मेट्रो रेल के लिए बजट से राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। द बैंक यू कैन बैंक अपॉन। आपके भरोसे का बैंक। तो यहाँ पे आप जो सब में जो शब्दावली का प्रयोग किया है, जो पदबंध का प्रयोग किया है, टेक ऑफ द स्टेज, हेल्थ, इन द रेड, ऑन द एंड, अगेन, सपोर्ट, बैंक आदि शब्द वाणिज्य व्यापार के संदर्भ अनुकूल ग्रहण किया जाना चाहिए। बाजार समाचार के अनुवाद में, जो बाजार समाचार के अनुवाद पर हम बात करेंगे, इसमें दो राय नहीं कि बाजार संबंधी सूचनाएं व्यवसाय और व्यापार की प्रगति की सहायता करती है। इससे बाजार का वास्तविक चित्र मिलता है, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्रय विक्रय, उत्पादन, वितरण, मूल्य वृद्धि, सौदे, भुगतान का पूरा विवरण मिलता है। व्यवसाय संबंधी नीतियां या योजनाओं के कार्यान्वयन में इसकी विशिष्ट भूमिका रहती है। इसलिए बाजारों के समीक्षात्मक विवरण के लिए 3 प्रकार के बाजार माने जाते हैं: कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट। इसके लिए हिंदी में वस्तुतः बाजार, स्कंद बाजार और मुद्रा बाजार पर्याप्त है। इसमें प्रचलित तकनीकी शब्द अभिव्यक्ति का प्रयोग होता है, तथ्यों का निरूपण होता है। इसकी भाषा शैली की सामान्य भाषा से भिन्न होती है। बाजार भाव की व्यक्ति विशिष्ट प्रकार की होती है, अतः अनुवादक को इस बाजार का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वो वाणिज्य अनुवाद को सही तरह से प्रस्तुत कर पाएगा। उदाहरण के लिए, अब जो बाजार समाचार है या बाजार से संबंधित है, वो है कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो अब समझिए, शेयर बाजार से संबंधित मुझे अनुवाद करना है, तो मुझे तो ये पता चलना चाहिए, रहना चाहिए, पता रहना भी चाहिए कि स्टॉक मार्केटिंग क्या है, वह स्टॉक मार्केट क्या होता है। अगर हमें शेयर मार्केट नहीं पता, उसमें प्रयोग वाले शब्द नहीं पता, तो हम कैसे अनुवाद कर पाएंगे। जैसे हर दिन जो है शेयर जो है वो बाजार के हिसाब से उतार और चढ़ाव होता रहता है, तो उसमें कुछ इक्विटी होती है, मतलब उसमें लाभ होता है या उसमें नुकसान होता है, उसमें कमीशन होता है। तो ये एक शेयर का जो बिकना और उसको खरीदने वाला, और खरीदने वाला फिर दोबारा बेचने वाला, उसके जो बाजार में गिरावट और उछाल, ये सब चीज़ें हमें ध्यान देने हैं। तो फिर हमें जो है विषय का ज्ञान रहना ज़रूरी है। मार्केट प्राइस एक समय में वस्तु का चालू मूल्य, बाजार मूल्य। अब यह है कि आपको थोड़ा सा इसका विवरण कि मार्केट प्राइस क्या है, मतलब कुछ शब्दावली उसके आपको ज्ञान रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा दिया हुआ। टर्नओवर, एक निश्चित अवधि में बाजार में हुआ समस्त व्यापार, कुल व्यापार, टर्नओवर बोलते हैं उसको। अराइवल, निश्चित अवधि में बिक्री के लिए आने वाला कुल माल। एक माल आ रहा है, आमद कहते हैं जिसको, जो एक माल आ रहा है तो उसका अराइवल क्या है। हार्ड प्राइस, जब मूल्य वृद्धि की ओर हो, तेज मूल्य का या कड़क मूल्य, जब वृद्धि में है मूल्य। सॉफ्ट प्राइस या डिप्रेशन प्राइस, जब मूल्य हास की ओर जा रहा है, मंद मूल्य। अब मुलायम मूल्य, जैसे अभी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसका डिमांड है, समझिए कोई नई कार आ रही है, कार आ गई मार्केट में, कार पहले जो है 100 कार जो है पूरे भारत में उसका वितरण हुआ है व्यापार के लिए। तो अगर
लोगों को पता चल गया कि बहुत अच्छी कार है, तो उस कार को लेने के लिए जो है प्रीमियम प्राइस, मतलब उसमें जो है हार्ड प्राइस है, मतलब वो उस प्राइस से ज़्यादा प्राइस देके लेते हैं, बुकिंग करते हैं। तो अब उसके मुकाबले कोई और चीज़ आ जाती है तो इसका जो है सॉफ्ट प्राइस हो जाता है, बस मंद मूल्य हो जाता है। अब लोग उसकी तरफ भागते हैं जो अच्छी तरह है। तो आजकल यही आप देखे होंगे कि कार्स की कंपनियां बढ़ गई हैं और कार बहुत कई कई मॉडल्स के आ गए हैं। तो लोग जो है जब नया नया आता है तो फिर वहाँ पे हार्ड प्राइस और सॉफ्ट प्राइस वाली चीज़ होती है, अराइवल्स होते हैं, आगमन हुआ, माल आया है। अब टर्नओवर मतलब इतना हमने बेचा है एक साल में, हम लाभ में हैं, हम हानि में हैं, ठीक है। तो बाजार समाचार की शैली भी एक प्रकार से एक तकनीकी और विशेषकृत प्रयोग है। इसके उदाहरण नीचे हैं, जैसे प्राइस स्पर्श, प्राइस रैलीज, मूल्यों का ऊंचा उठना, प्राइस रिसेशन, प्राइस डिप, मूल्यों का गिरना। इसी प्रकार बाजार में खामोशी, बाजार टूटा, बाजार मूल्यों के टिके रहना, मूल्यों का पलट खाना, सोने में फिर उछाल, चांदी में चांदी भी चमकी, चावल, चीनी और सरसों तेल मजबूत, चना नरम, छोटा इलायची लुढ़के, गुड़ में तेजी। तो अब ये सब अभिव्यक्तियां जो है वो व्यापार से संबंधित अभिव्यक्तियां होती हैं, जो ग्राहक जब सुनता है तो उसको आकर्षित करता है। भाई चांदी लुढ़की मतलब चांदी कम दाम में है, हमें चलिए हमें लेना है। सोना चमका है तो सोना चमक गया मतलब सोने का दाम बढ़ गया है, सोने का दाम लुढ़क गया, अगर हम कहें तो लुढ़क गया है तो फिर वो कम हो गया है, तो सब लोग सोना खरीदने जाते हैं कि भाई चले हम सोना अब खरीदें, कम दाम में मिल रहा। तो इन अभिव्यक्तियों की ग्राहकों पर जो प्रभाव होता है वो गहरा होता है। ये विशिष्ट प्रयोग है जिनका अपना संदर्भ पर करते हैं। हिंदी की इन आकर्षक अभिव्यक्तियों में मूल्यों के गिरने और ऊंचा उठना अथवा स्थिर रहने का भाव निहित है। अतः इसके अनुवाद में सृजनात्मक की अपेक्षा अधिक रहती है, क्योंकि इसके अंग्रेजी अनुवाद में उतनी रोचकता या आकर्षण नहीं मिलता, फिर भी इसके भाव अनुवाद की अपेक्षा रहती है। जैसे अभी कोई कह रहा है मुफ्त मुफ्त मुफ्त, एक खरीदने पर 3 मिल जाएगा। भाई एक के दाम पे 3 मतलब चार मिलेंगे तो 4 वस्तुएं मिल जाएंगे, तो फिर हम जाएंगे उसको खरीदेंगे उसी जगह। ये आकर्षित करता है। अब हिंदी में ऐसा रोचक नहीं होता, क्योंकि अब हिंदी में रोचक होता है, अंग्रेजी में ऐसा रोचक नहीं होता, क्योंकि अंग्रेजी शब्दों में वो लचीलापन हमें दिखाई नहीं देता। वह हमारी संस्कृति के अनुसार उनको तो जो अंग्रेजी भाषी हैं उनके लिए तो वो एक रोचक, हमारे लिए होता है जैसे फ्री फ्री फ्री, बाय वन गेट 3 फ्री, ऐसे बोल दिया कोई। लेकिन यहाँ है कि मुफ्त मुफ्त मुफ्त, अगर आप एक खरीदेंगे तो 3 आपको मिल जाएंगे मुफ्त में, कुल मिला के 4। तो यहाँ आकर्षित करता है। तो एक व्यापार और वाणिज्य की प्रगति में मदद करता है। इससे बाजार का वास्तविक चित्र प्राप्त होता है, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खरीद बिक्री, उत्पादन, वितरण, मूल्य वृद्धि, अनुबंध का भुगतान आदि का पूरा विवरण मिलता है। व्यापार से संबंधित नीतियां और योजनाओं के कार्यान्वयन में इसका व्यक्तिगत योगदान है। इसलिए बाजार के विश्लेषणात्मक विवरण के लिए 3 प्रकार के बाजार पर विचार किया जाता है: वस्तु बाजार, शेयर बाजार और मुद्रा बाजार। इसके लिए हिंदी में वस्तु बाजार, शेयर बाजार, मुद्रा बाजार के विकल्प शब्द हैं। इसमें व्यापक रूप से तकनीकी शब्द और अभिव्यक्ति उपयोग की जाती है और तथ्यों को स्पष्ट किया जाता है। इसकी भाषा कार्य प्रणाली सामान्य भाषा से भिन्न होती है। अब जो है वस्तु का बाजार है, शेयर बाजार है और मुद्रा बाजार है। अब देखिए, अब मुद्रा बाजार पर अगर हम बात करेंगे तो डॉलर का रेट और भारतीय रुपयों का रेट की तुलना की जाती है। वस्तु कोई भी वस्तु को लेकर है। शेयर बाजार जहाँ पे शेयर मार्केट में हमने पैसा इन्वेस्ट किया वो है। तो बाजार जो है, अब हम जहाँ अपना पैसा जमा करेंगे मतलब पूंजी डालेंगे तो वहाँ हमें फायदे के बारे में हम जब सोचते हैं तो वो एक मार्केट है जहाँ पे हम लेन देन, वहाँ हम खुद जहाँ अपनी पूंजी हम लगाते हैं शेयर मार्केट में, हम खुद जो है उस व्यापार में शामिल हो जाते हैं। हम कैपिटलिस्ट हो जाते हैं। हमें फ़ायदा और नुकसान पर हमें ध्यान रहता है कि हमने जो प्रोडक्ट खरीदा उसको हम बेच रहे हैं मार्केट में, तो उसको खरीदार कितने हैं,
तो एक वहाँ पे जो है उस प्रणाली को हमें समझना है। अब अनुवादक जब अनुवाद करेगा तब इन सब चीज़ों पे उसको ध्यान देना है, विषय का ज्ञान भी होना है। उसकी समस्या क्या है कि उन शब्दावलियों को सही प्रयोग करें। शेयर मार्केट में जो शब्दावली है वो बैंकिंग में वो वही शब्दावली का अर्थ है क्या, और व्यापार में वही अर्थ है क्या, मुद्राओं के व्यापार में वही अर्थ है क्या, ये देखना पड़ेगा। बाजार मूल्यों की अभिव्यक्ति विशिष्ट प्रकार की होती है, इसलिए अनुवाद को इन बाजारों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी वो व्यावसायिक अनुवाद को सही रूप से प्रस्तुत कर सकता है। इसी तरह बाजार में स्थिरता, बाजार का टूटना, बाजार मूल्यों का स्थिरीकरण, मूल्यों में उलटफेर, सोने में फिर से वृद्धि, चांदी का भी चमकना, चावल, चीनी और मूंगफली तेल मजबूत होना, फिनोल तेल और छोटे इलायची का गिरना, तो गुड़ में तेजी, मूंगफली का आकर्षण, चावल का नम होना। अब ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो ये एक विशिष्ट प्रकार की बाजार की भाषा। हिंदी भाषा की इन आकर्षक अभिव्यक्तियों में मूल्य कम और या अधिक अस्थिर रहने की भावना निहित है, इसलिए अनुवाद को जो है रचनात्मक पर अधिक ध्यान देना चाहिए, और साथ साथ अंग्रेजी अनुवाद में उतनी रोचक आकर्षण नहीं होते, तो उसको जो है हम भावपूर्ण अनुवाद की आशा रहती है, तो उस तरह से हमें अनुवाद करना चाहिए, क्योंकि आप ग्राहकों को आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये एक तरह की विज्ञापन की भाषा भी है। तो व्यापक साहित्य में विज्ञापन एक विशिष्ट महत्व है। उत्पादों का विज्ञापन बहुत सरल, समझने योग्य और दिलचस्पी तरीके से किया जाता है। व्यापार से संबंधित विज्ञापनों का अनुवाद वास्तव में अनुशासनात्मक होता है, व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, और वहां पे जो है बैंक उसका एक बहुत अभिन्न अंग है, उसके साथ जुड़ा है व्यापार के साथ। अब तो ऑनलाइन पेमेंट वाली चीज़ आ गई है। अब ऑनलाइन पेमेंट वाली चीज़ आ गई है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जैसे पेटीएम है, जीपे है, तो कई ऐसे यूपीआई पेमेंट्स आ गए हैं। तो इन सब की शब्दावली आपको क्या ऑनलाइन में कैसे आप ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसके लिए पेमेंट कैसे होगा, ये व्यापार से संबंधित बहुत सारी चीज़ों का जो है विकास हुआ, और शब्दावली भी जो है अब जो है उसका प्रयोग होने लगा है, और शब्दावली में वृद्धि हुई है। बैंक का संबंध जनता के साथ लेन देन के लिए नहीं, बल्कि बैंक के आंतरिक कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आंतरिक कार्य में जानकारी, निवेदन, विज्ञापन पत्र, टिप्पणी, अनुस्मारक, परिपत्र, रिपोर्ट, नियम, फॉर्म आदि का अनुवाद शामिल है। तो अब ये सिर्फ लेन देन नहीं है, वहां भी दस्तावेज है, अब वहां भी जो है कार्यालय है, कार्यालय के काम है। इस साहित्य की प्रगति के अनुसार शब्दार्थ अनुवाद और भाव अनुवाद होता है। बैंक विभिन्न प्रकार के निवेदनों को लगातार आमंत्रित करता है। ये भवन निर्माण, विद्युत कंपनियां, समूह खरीदार जैसे विषयों से संबंधित, जैसे आपको लोन चाहिए तो आप लोन के लिए जो भी दस्तावेज करेंगे वो होता है, जो आप लोन दे रहा है तो वहाँ दस्तावेज होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, तो बहुत सारी शब्दावलियों का प्रयोग होता है। निविदा की भाषा प्रायतः कानूनी अथवा तकनीकी होती है। इसी प्रकार वाणिज्य संबंधी नियम पुस्तक की भाषा भी तकनीकी की और कानूनी होती है, अतः अनुवादक इससे इसके ज्ञान की अपेक्षा करता है ताकि उसका अनुवाद सही और सटीक हो सकता है। बैंकिंग के कतिपय साहित्य ऐसे भी हैं जो प्रायतः अर्ध तकनीक होते हैं, इनमें प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग होता है। अब शब्द अनुवाद के साथ साथ भाव अनुवाद की भी संभावना रहती है। तो ये सब चीजें आपको अनुवादक जो बाहरी और आंतरिक कार्य है इसका भी ज्ञान रहना चाहिए कि किस तरह से वहां के कार्य होते हैं, और वहां की जो शब्दावली है और उन शब्दावलियों को प्रयोग होना चाहिए। जैसे अब मुझे खाता खोलना है, तो खाता खोलने के लिए कहें कि आप एक जो है एक पत्र लिखिए, रिक्वेस्ट लेटर लिखिए कि मुझे खाता जो है मेरा खोल दिया जाए, तो वहाँ पे आप लिखेंगे, तो वहाँ पे आप जो है जो बैंक का जो अधिकारी है वो लिखता है कि भाई अप्रूव किया जाता है, खोल दिया जाता है, ओके कर दिया जाता है, तो फिर वहाँ भी जो शब्दावलियों का प्रयोग है। तो ये सब चीज़ें मैंने अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी वाणिज्य भाषा और अनुवाद 311 और 318 पृष्ठ से लिया है। अब आगे देखेंगे निवेदन की भाषा। निवेदन की भाषा
सामान्यतः कानूनी या तकनीकी होती है। इसी प्रकार व्यापार से संबंधित नियमों की भाषा भी तकनीकी और कानूनी होती है। इसलिए अनुवादक के पास इसके लिए ज्ञान होना चाहिए ताकि उसका अनुवाद सही और सटीक हो सके। बैंकों के कुछ साहित्य अर्ध तकनीक भी होते हैं। इसमें प्रशासनिक सामग्री का उपयोग होता है और शब्दार्थ अनुवाद के साथ भावार्थ अनुवाद भी होता है। इस प्रकार व्यापार साहित्य के विभिन्न रूप, कुछ साहित्यिक तकनीक होते हैं, कुछ अर्ध तकनीक होते हैं और कुछ इसके साथ अप्रासंगिक भी होते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से तकनीकी अर्ध तकनीकी साहित्य में शब्दार्थ अनुवाद को अधिक महत्व दिया जाता है और सामग्री पर ध्यान देना चाहिए। बाजार समाचार में भावार्थ अनुवाद और अनुशासन का महत्व अधिक होता है ताकि ये दिलचस्प, आकर्षक, संबंधित और समझने योग्य हो सके। अब जैसे वो आंतरिक भाषा पर बात हो रही है तो इस पर हमने आगे भी बात किया था कि इसी को मैंने फिर दोबारा दोहराया है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि भाषा जो है वो नियमों से बंधी और तकनीकी और कानूनी होनी चाहिए। तो वहाँ पे सटीक, अब वहाँ पे तकनीकी, अर्ध तकनीकी या जो है गैर तकनीकी, तो वहाँ पे जो है भावनाओं को जो प्रयोग हो रहा है, तो ये सब चीज़ें मिलकर आती हैं जिस क्षेत्र के हिसाब से और प्रयोग के प्रयोग से कि किस तरह से उसका अनुप्रयोग करेंगे। तो आपने आज वाणिज्य से संबंधित जैसे अनुवाद के विविध आयाम, मतलब अनुवाद के आयाम क्या क्या हैं, तो उसमें हम इसके 4 व्याख्यान, जैसे एक व्याख्यान हमारा हो गया, दूसरा व्याख्यान आप सुने हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ऐसा किया है कि आयाम बताते हुए उससे संबंधित अनुवाद और उससे संबंधित समस्याएं, उससे संबंधित समाधान, इस पर हमने बात किया। साथ साथ कुछ अभ्यास के लिए शब्दावलियों को भी जोड़ा ताकि जो है ये शब्दावली जो है आप उस पर अभ्यास करें और उन अभ्यास के माध्यम से आप जो है अनुवाद करना भी सीखते चले जाएं। जैसे आप वाणिज्य अनुवाद से संबंधित कुछ आप अभी आज इस व्याख्यान में सीखे होंगे। तो संदर्भ पुस्तक, ग्रंथ एवं अन्य प्रकाशन, अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि भोलानाथ तिवारी, अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी, वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन। तो इन सब पुस्तकें और प्रकाशनों से हमने सामग्री को इकट्ठा किया है, संदर्भ के रूप में प्रयोग किया है, इसमें जोड़ा है, उदाहरणों को लिया है ताकि व्याख्यान जो है वो सरल तरीके से आप समझ पाए और उसको मैं अच्छी तरह से समझा पाऊँ जिससे आप सीख पाएँ और हमारा व्याख्यान सफल हो। ठीक है, तो आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है।